अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़ारूक बलोच, लंदन बेस्ड फाइनेंशियल जर्नलिस्ट। ईरान वॉर शुरू होने से पहले मैं तकरीबन 2000 पाउंड्स के प्रॉफिट पे था। इस पर मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूं। किन ईटीएफ से मैंने इन्वेस्टमेंट की थी, कैसे डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कर रहा था, डिप्स कैसे ख़रीद रहा था, जिसकी वजह से मैंने लॉस को कम किया, फिर प्रॉफिट में आया, फिर प्रॉफिट बढ़ाया। बहुत बात हो चुकी है इस पर। महीने से ज़्यादा हो गया इस जंग को, और अब मैं तकरीबन 250 पाउंड के लॉस पर हूँ। अब सवाल तो ये उठता है कि भाई एक अच्छा इन्वेस्टर तो वही होता है जो हर तरह की मार्केट में पैसे बनाता है, चाहे मार्केट गिर रही हो या चढ़ रही हो, दोनों सूरतों में पैसे बनाता है, क्योंकि वो इतना स्मार्ट है, उसको इतनी स्ट्रैटेजीज पता होती हैं कि उसने पैसे बनाने ही हैं हर तरह की मार्केट में। इस पे मैं ज़रूर बात करूँगा कि किस तरह से मैं लॉस अवॉइड कर सकता था, क्या कुछ किया जा सकता था और मैंने किया क्या। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज की वीडियो में आप ये मान के चलें कि बिल्कुल ही कैंडिड डिस्कशन हो रहा है। मैं बिल्कुल आपसे एक ऑनेस्ट बात कर रहा हूँ, जैसे हम एक चाय के टेबल पे दो दोस्त बैठ के बात करते हैं। मैं आपके सामने बैठा हुआ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप इसको इस तरह से रिलेट भी कर सकें। देखें, पहली बात तो एक स्ट्रैटेजी तो जो मुझे भी तकरीबन 12-13 साल तो हो गए फाइनेंशियल जर्नलिज्म करते हुए, तो बहुत सारे फ़ंड से, इन्वेस्टमेंट मैनेजर से, मनी मैनेजर से बात होती रहती है। तो एक चीज़ तो सीखी है कि जो फंड्स होते हैं उनके पास हमेशा स्ट्रैटेजी होती है। एक स्ट्रैटेजी होती है जिसको हम कहते हैं लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैटेजी। वो करते क्या है कि एक तरफ अपने आप को लॉन्ग करते हैं, एक तरफ शॉर्ट करते हैं। अब इसको आसान अल्फाज में समझ लें कि मैं दो तरह की इन्वेस्टमेंट करता हूँ। एक इन्वेस्टमेंट ऐसी जिससे मुझे नज़र आ रहा है अपसाइड है बहुत ज़्यादा, तो मैं वहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करूँगा। लेकिन साथ साथ मुझे पता है इसमें रिस्क क्या है, तो जो रिस्क हैं उसको हैच करने के लिए मैं उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में इन्वेस्टमेंट करूँगा। फॉर एग्जांपल, आप लोगों को याद होगा कि जो मैंने ईटीएफ्स किए हैं, इन्वेस्टमेंट किया, उसमें गोल्ड माइनर्स ईटीएफ था। उस वीडियो में मैंने आपसे जिक्र किया था किस तरह से गोल्ड के प्राइस इंक्रीज़ होने की वजह से उनका मार्जिन बढ़ जाता है, और माइनिंग कंपनीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देती हैं, रिटर्न देती हैं, जिसकी वजह से मैंने फिजिकल गोल्ड ईटीएफ के बजाय गोल्ड माइनर्स ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट की थी। और वही ईटीएफ था जिसने मेरा सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दिया मुझे। टॉप परफॉर्मर था जंग शुरू होने से पहले तक, बहुत ज़बरदस्त इनसेन प्रॉफिट दिया था। अब वो टॉप परफॉर्मर नहीं रहा, इस वक्त FTSE 100 है। उसकी वजह ज़ाहिर है, मैंने उसी वीडियो में फ्लैग किया था कि जो सबसे बड़ा रिस्क होता है कि ज़ाहिर है अगर प्राइस इंक्रीज़ होने से मार्जिन बढ़ रहा है तो कॉस्ट बढ़ने से मार्जिन कम भी हो जाता है, और ये नेगेटिव होता है। और इनकी कॉस्ट का एक बड़ा हिस्सा होता है एनर्जी प्राइसेस। अब वो गैस से बिजली प्रोड्यूस करें, तेल से करें, क्योंकि रिमोट लोकेशन में होती है माइंस, वो बिजली की तारों से तो बिजली लेती नहीं है। सो वो अगर कॉस्ट बढ़ जाए तो फिर ये इनके लिए नेगेटिव होता है। तो मेरे साथ में से 3 ईटीएफ्स जो है वो माइनिंग कंपनीज़ के ईटीएफ्स हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। तो ये बहुत बड़ा रिस्क था। तो जब कॉस्ट बढ़ गई तो ऑब्वियसली ये तीनों के तीनों नेगेटिव। एक में 500 से भी ऊपर का लॉस हो गया, एक में तकरीबन 200-300 का लॉस हो गया, एक में 150 का लॉस हो गया। लेकिन उसके बावजूद मैंने कुछ ट्रांजैक्शंस करके अपना लॉस बहुत कम कर लिया, कुछ रिकवरी भी हो गई। तो इस वक्त मैं ओवरऑल सिर्फ 200-225 पाउंड के लॉस पर हूँ। अब होता क्या, मैं ये करता कि मुझे पता था, अगर आप लोगों को याद भी हो, जंग का पहला दूसरा दिन था, मैंने कहा था लोग डिफेंस और ऑयल स्टॉक्स की तरफ जा रहे हैं। अगर मैं चाहता तो मैं ये कर सकता था कि भाई ठीक है, इन तीनों माइनिंग ईटीएस में जो रिस्क है वो है कॉस्ट का बढ़ना। कॉस्ट क्यों बढ़ेगी? जब ऑयल प्राइस ऊपर जाएंगे, ऑयल प्राइस ऊपर जाएंगे तो जो ऑयल स्टॉक्स हैं वो अच्छा प्रॉफिट देंगे। मैं ख़रीद सकता था, मैं ऑयल स्टॉक्स ले लेता। तो इससे ये होता कि मैं हेज कर लेता कि जहाँ माइनर्स में मुझे नुकसान हो रहा है वहाँ ऑयल प्राइस ऊपर जाने से मुझे फ़ायदा हो जाता। इसको हेजिंग कहते हैं, ये लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैटी होती है। लेकिन मैं ऐसा इसलिए नहीं कर पाया कि मैं एक फ़ाइनेंशियल जर्नलिस्ट हूँ जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स कवर करता है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंप्लाइंस पॉलिसी मुझे फॉलो करनी पड़ती है, कुछ रेगुलेशंस हैं जिन्हें मुझे फॉलो करना पड़ता है, जिसकी वजह से मैं इंडिविजुअल ऑयल कंपनीज़ के स्टॉक्स नहीं ख़रीद सकता। अब बात आती है क्या मैं ऑयल ईटीएफ ख़रीद सकता हूँ, ऑयल कंपनीज़ का ईटीएफ। चलो, इंडिविजुअल स्टॉक्स नहीं ख़रीद सकता, ईटीएफ ख़रीद लेता। लेकिन उसके लिए भी एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है। मुझे जो पहला अप्रूवल मिला था उसमें भी 1.5-2 महीने लग गए। तो मुझे कंपनी से किसी भी चीज़ के लिए अप्रूवल लेने में बहुत टाइम लगता है। तो ऐसी वॉलेटाइल मार्केट में जहाँ पे मिनट्स में अपॉर्चुनिटी आती है और निकल जाती है, वहाँ पे आप कंप्लायंस का अप्रूवल लें किसी ईटीएफ के लिए, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर मेरा जो एक और जो दो ब्रोकर्स हैं, एक ट्रेडिंग 212 है, एक इन्वेस्ट इंजन है। एक इन्वेस्ट इंजन जो है उसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि वो बल्क ट्रेड्स करते हैं, वो दिन में सिर्फ एक दफ़ा ट्रेड करते हैं, और वो भी बाज़ औक़ात जिस प्राइस पे मैं ऑर्डर देता हूँ, बाज़ एक दफ़ा तो मुझे नुकसान हो गया। जिस प्राइस पे मैंने ऑर्डर दिया, 6 पाउंड का फ़र्क था जब वो सेटल हुई ट्रांजैक्शन। तो ये बताने का मकसद है कि जब लोग मुझसे मशवरे मांग रहे होते हैं कि कौन से ईटीएफ में आपने किया है, कौन सा आपका ब्रोकर है, ये सारी बातें मैं जो बार बार आपसे दोहराता हूँ कि भाई मेरा रिस्क जो है वो आपका रिस्क नहीं होना चाहिए, मेरी स्ट्रैटेजी आपकी स्ट्रैटेजी नहीं होनी चाहिए, मेरे गोल्स अलग हैं। सबसे बड़ी वजह जो कि इस मार्केट में टेस्ट हो गई वो ये कि मैं सब कुछ जानते हुए, नॉलेज रखते हुए भी कि मैं कैसे अपने आप को बचा सकता हूँ, मैं नहीं बचा पाया, क्योंकि मैं एक फाइनेंशियल जर्नलिस्ट हूँ। मुझे कंप्लाइंस जो रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, तो मैं फ़ायदा नहीं उठा सका। हाँ, मैंने क्या किया वो मैं आपसे भी ज़रूर शेयर करता हूँ कि अपना लॉसेस को कैसे मिनिमाइज़ किया। लेकिन जो सबसे मेन वजह थी आज की वीडियो करने की, वो यही बताना था कि मैं जब आपसे कोई भी वीडियो शेयर करता हूँ
एक फाइनेंशियल जर्नलिस्ट के तौर पे अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता हूँ, तो बार बार बताने का मकसद ये होता है कि मैं आपको मशवरा क्यों नहीं दे सकता, मेरे अपने ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, मैं क्यों नहीं खरीद सका इंडिविजुअल ऑयल स्टॉक्स, अपने पैसे को लॉस को बचा के नहीं सका। तो ये सारी कंप्लायंस पॉलिसीज़ हैं, जिस इंडस्ट्री में काम करता हूँ ये उसके साथ है, और मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे लोगों को ये फॉलो फेस करना पड़ता है। अब आ जाते हैं जी कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। बल्कि स्ट्रैटेजी से पहले जो बेसिक्स में बताता हूँ वो तो कभी भी चेंज नहीं होती। एक तो लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो मार्केट्स में ऊपर आना होता है। इस वक्त मैंने भी डिप्स ख़रीदे हैं, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि 6 महीने बाद नहीं, साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद मार्केट ऊपर आ ही जाएंगी। दूसरी चीज़ कि वो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है जो कि मुझे फ़ौरन चाहिए नहीं, तो मैं अपना इमरजेंसी फ़ंड जो है वो साइड पे कर चुका हूँ, कुछ कैश में है, कुछ प्रीमियम बॉन्ड्स में रखा हुआ है। तो मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, मैं वहाँ से निकाल लूँगा, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। ये जो 250 का लॉस है, वो जो 2000 पाउंड का प्रॉफिट था वो भी पेपर प्रॉफिट था। अगर मुझे ज़रूरत नहीं थी तो मैंने उसको निकाला नहीं, निकाल ही लेता तो अच्छा होता। एनीवेज, इसी तरह ये लॉस जो है ये भी पेपर लॉस है, मुझे भी ज़रूरत नहीं है। कोई इमरजेंसी तो मैं क्यों लॉस में निकालूं, तो लॉन्ग टर्म में वापस आना होता है। तो ये 2-3 बातें जो मैं बार बार कहता हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए करें और वो पैसा करें जिसकी आपको फ़ौरन ज़रूरत नहीं है, और इमरजेंसी फ़ंड साइड पे कर लें, एंटरटेनमेंट फ़ंड साइड पे कर लें। तो इसीलिए कह रहा था। अब वापस आते हैं मैंने क्या किया। देखें, ये 3 जो ETFs थे ये हाईली रिस्की थे, माइनिंग ETFs। अब मैं हैज नहीं कर पाया अपने आप को, क्योंकि मुझे कंप्लायंस को फॉलो करना होता है, वरना ऑयल स्टॉक्स ख़रीद के अपने आप को हैज कर सकता था, बहरहाल। लेकिन फिर मैंने किया क्या, देखें, माइनिंग का अगर आप देख लें तो जो ये मेटल्स हैं, गोल्ड हो गई, सिल्वर हो गया, इवन कॉपर हो गया, इन सब के लिए डिमांड आउटलुक तो तगड़ा है, ठीक है। लेकिन सिर्फ डिमांड से काम नहीं चलता ना। अब क्योंकि मैंने फ़िज़िकल मेटल्स नहीं ली हुई, अगर किसी ने फ़िज़िकल गोल्ड ख़रीदा हुआ है, कॉइन या बार, तो वो तो मज़े में है। इसी तरह सिल्वर किसी ने फ़िज़िकल ख़रीदा, वो भी मज़े में है। कॉपर तो लोग फ़िज़िकल नहीं ख़रीदते नॉर्मली, वो बहुत ज़्यादा उसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। सिल्वर की भी है, लेकिन सिल्वर एक सेफ़ हेवन एसिड भी है। लेकिन ये माइनिंग स्टॉक्स के ज़रिए मैंने एक्सपोजर ज़रूर लिया इन मेटल से। तो ये कंपनीज़ हैं जो लिस्टेड हैं, इनकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है कि शेयर प्राइस कितना ऊपर जाएगा या डिविडेंड कितना देंगी, उस इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो ये बहुत ज़्यादा हाईली रिस्की है। तो जो स्टॉक मार्केट का रिस्क है वो मैंने लिया हुआ है, और इस वक्त दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स जो है वो नीचे की तरफ जा रही हैं, तो ज़ाहिर है मेरे भी ETFs नीचे जा रहे हैं। अब कुछ डिप्स मैंने ख़रीद लिए, लेकिन जो पहले मैं बहुत ज़्यादा अप फ्रंट इन्वेस्टमेंट कर चुका था, उस वक्त पता नहीं था कि जंग छिड़ जाएगी, उसी का नुकसान उठा रहा हूँ। तो बड़ा अमाउंट पहले इन्वेस्ट कर दिया था, जिसकी वजह से, हालांकि अभी देखा जाए तो पिछले 3 दिन से मैं दो या 3 मेटल नहीं, दोनों में शायद, आई थिंक तीनों के अंदर, गोल्ड में भी, सिल्वर में भी, कॉपर में, तीनों में प्रॉफिट में चल रहा हूँ, अगर मैं पिछले एक हफ़्ते की बेसिस पे देखूँ, क्योंकि मैंने डिप्स खरीदे हैं। लेकिन पिछली इन्वेस्टमेंट काफ़ी बड़ी थी, उस पर जितना लॉस है वो रिकवरी अभी पूरी हुई नहीं है, तो ओवरऑल मैं इस वक्त लॉस पे ही हूँ। लेकिन दूसरी तरफ जो इंडेक्स बेस्ड ETFs हैं, जैसे FTSE 100 हो गया, इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स ETF हो गया, S&P 500 हो गया, वहाँ पे मैंने फिर बढ़ाया है। S&P में इतना नहीं बढ़ाया, लेकिन FTSE में ज़्यादा बढ़ाया, बिकॉज पे मैं बहुत बुलिश हूँ। तो इस तरह से मैंने अपने आप को, फिर कह लें कि किसी तरह अपना लॉस कम किया है मैंने। जहाँ मेरा 250 का लॉस है, वही शायद 700-800 का होता अगर मैं इस तरह के डिप्स नहीं ख़रीदता, क्योंकि डिप्स से जो प्रॉफिट हुआ उसने मेरे ओवरऑल लॉस को कम कर दिया है। और जब ये जंग बंद होती है और मार्केट वापस ऊपर आती है, तो मुझे इतना पता है FTSE दौड़ेगा, दोबारा ऊपर जाएगा, S&P भी ऊपर जाएगा। कितना जाता है ये नहीं पता, क्योंकि ट्रम्प की कुछ और पॉलिसीज़ भी हैं जिसने अमेरिकन मार्केट को इस प्रेशर में रखा हुआ है। इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स अगेन इनके लिए भी नेगेटिव है, क्योंकि जंग मिडल ईस्ट में ही हो रही है। ज़्यादातर इमर्जिंग मार्केट्स जो जिनमें मैं एक्सपोज हूँ उसी तरफ हैं, तो उनकी इकॉनमी पे कितना फ़र्क पड़ता है इस जंग से, वो तो बाद में चीज़ें सामने आएंगी तो पता चलेगा। लेकिन अगेन मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड हूँ, तो इतना ज़्यादा मैं बॉदर नहीं कर रहा। लेकिन ऑब्वियसली स्मार्ट इन्वेस्टमेंट तो यही होती है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए भी कर रहे हैं, तो भी लॉन्ग टर्म के अंदर हर साल में जो बेहतर अपॉर्चुनिटीज़, आपका वेट वहाँ ज़्यादा होना चाहिए, आपके ज़्यादा पैसे वहाँ इन्वेस्ट होने चाहिए, और फिर हर साल आप उसको चेंज करते रहें, ताकि लॉन्ग टर्म में अगर कहाँ एक एवरेज इन्वेस्टर बस एक फ़ंड में डाल के भूल जाता है, उसको 7-8% अगर फ़ायदा होगा पर ईयर, तो आप अगर स्मार्टली अपने उसको क्या कहते हैं पोर्टफोलियो को रीएडजस्ट करते रहेंगे, तो हो सकता है आपको 20-30% पर ईयर प्रॉफिट होता रहे। लेकिन जैसा मैंने कहा, इसी पे वाइंड अप भी करता हूँ वीडियो को, मेरा रिस्क, मेरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, मेरे गोल्स, उसको कॉपी मत करें। सिर्फ जो मैं बेसिक्स बताता हूँ उन पे गौर करें, उस इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करके फिर इन्वेस्टमेंट का कोई फ़ैसला करें। क्योंकि मैं सब कुछ जानते हुए भी अपने आप को नहीं बचा पाता, क्योंकि बाज़ औक़ात मेरी जो जिस इंडस्ट्री में काम करता हूँ वहाँ पॉलिसी और कंप्लायंस से रिलेटेड जो रेगुलेशंस हैं वो इतनी स्ट्रिक्ट हैं कि मैं नॉलेज रखते हुए भी कि क्या करना चाहिए मैं नहीं कर पाता हूँ। तो अगर कोई मुझे कॉपी करेगा, तो जब बचने का टाइम आता है मैं अपने आप को बचा नहीं पाता, तो वो भी नहीं शायद बचा पाएगा, और टाइमली मैं शायद सबको बता भी ना पाऊँ। तो बहरहाल इसको यहीं ख़त्म करते हैं, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी किसी और वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।